आस्था और रश्मि दोनों को चिल्लाकर आवाज लगा रही थी। दोनों हैरान हो गईं और तुरंत रौनक के पास जाने लगी, क्योंकि रौनक की बड़े दिनों के बाद इस तरह से तेज आवाज सुनी थी। उसने काफी तेज आवाज में रश्मि और आस्था दोनों को बुलाया था। जैसे ही दोनों उसके सामने गईं, रौनक दोनों को गले लगाते हुए बोली, आपको पता है मेरी सेकंड ईयर के रिजल्ट आ गए हैं रश्मि दीदी, और इस बार मैंने टॉप किया है। रौनक ने यह गुड न्यूज दी और आस्था और रश्मि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने बारी बारी से रौनक के माथे को चूम लिया। वहीं ध्रुव और आहान भी उनकी बात सुनकर उनके पास आकर खड़े हो गए। ध्रुव रौनक की ओर देखकर बोला, कंग्रेचुलेशन। तब रौनक ने छोटी सी हल्की स्माइल के साथ थैंक यू बोला। तभी आहान बोला, क्या रियली तुमने टॉप किया है? और ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें पढ़ाई करते हुए नहीं देखा, और तुम तो एक नंबर की कामचोर हो, तो तुम भला कैसे टॉप कर सकती हो? मुझे लगता है कि एक बार फिर से पेपर री चेक करवाना चाहिए। आहान ने रौनक को चिढ़ाने के लिए यह कहा। रौनक आहान को घूरते हुए चिढ़कर बोली, चुप करो छछूंदर, तुम्हें क्यों मेरी खुशी हजम नहीं होगी? तुम तो ज्यादा खास पढ़ाई करते नहीं हो। दादाजी मुझे तुम्हारी सारी पढ़ाई के बारे में डिटेल बता चुके हैं। किस तरह से तुम स्कूल ना जाने के बहाने बनाया करते थे और किस तरह से अपने बैग को पलंग के नीचे फेंक दिया करते थे ताकि स्कूल जाने के टाइम पर तुम्हारा बैग ही ना मिले, और अपनी स्कूल ड्रेस के कपड़े किस तरह से गंदे कर दिया करते थे। रौनक ने सबके सामने आहान के बचपन की स्कूल ना जाने की पोल खोली। आहान घूर कर दादाजी को देखते हुए बोला, ये क्या दादाजी, अब ये भी बता देते थे कि मैं कौन से रंग की चट्टी पहनता था, क्या खाता था, क्या पीता था, या क्या क्या करता था। आपने मेरी सारी बातें इस लड़की को बता दी। क्यों किया आपने ऐसा? क्या मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है सबके सामने मेरी इज्जत लूट गई हो। यह कहते हुए आहान मुंह बनाने लगा और झूठ मूठ रोने की आवाज निकालने लगा था। आहान की इस तरह की नौटंकी देखकर सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वहीं आकाश और सुमित इस वक्त गहरी सोच में थे, क्योंकि अरमान ने जो उन्हें काम दिया था हर हाल में उन्हें वह काम करना था। तभी राधिका अपने हाथ में सभी के लिए खीर का कटोरा लेकर आई। रौनक ने राधिका को पहले ही बता दिया था कि उसने टॉप किया है, इसलिए राधिका तुरंत एक शेफ की मदद से खीर बनाने के लिए चली गई थी। रौनक ने सबको खुशखबरी सुनाई तो राधिका चाहती थी कि सभी का मुंह मीठा हो। राधिका ने जल्दी ही सबको एक एक करके कटोरा देने शुरू कर दिए। वहीं एंजल अपने आप को काफी ज्यादा अकेला सा महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर काफी मायूसी सी थी, क्योंकि वो अविनाश को पसंद करती थी, लेकिन डिंपल की वजह से उसका इंप्रेशन काफी बुरा पड़ा था, जिसकी वजह से सब लोग उसे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उससे ज्यादा बातें करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। जैसे ही राधिका एंजल के पास खीर लेकर आई, एंजल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कटोरा उठा लिया और राधिका की ओर देखकर बोली, राधिका जी, क्या मैं आपको राधिका दीदी बुला सकती हूँ? उसने राधिका से यह पूछा। राधिका हल्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। राधिका तो वैसे ही रिश्तों की मारी थी। उसके पास रिश्तों के नाम पर था यह एक परिवार जो सुमित की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके परिवार की इतनी ज्यादा बदनामी हुई थी कि राधिका की हिम्मत ही नहीं हुई वह जाकर अपने परिवार से मिल सके। और इतने सालों में कोमा में रहने के बाद राधिका को इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से हो गया था कि अकेलापन क्या होता है और किसी का ना होना क्या होता है। एंजल की छोटी सी शुरुआत उसे खुश कर गई थी। उसने खुशी से खीर खाना शुरू कर दिया। वहीं अविनाश तिरछा एंजल की ओर ही देख रहा था, क्योंकि अविनाश के अंदर अभी भी एंजल को लेकर गुस्सा था। बारी बारी से राधिका ने सबको खीर का कटोरा दिया। लास्ट में वो सुमित और आकाश के पास पहुंची, क्योंकि दोनों एक साथ ही खड़े हुए थे। आकाश ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ खीर का कटोरा उठाते हुए राधिका को थैंक यू बोला, लेकिन सुमित ने कटोरा नहीं उठाया और बोला, मुझे खीर पसंद नहीं है। तब राधिका ने बड़ा ही सिंपल सा जवाब दिया, ओके मत खाइए। ये बोलकर जैसे ही राधिका वापस मुड़ी तो आकाश जल्दी से बोला, ले ले ले, खीर का कटोरा क्यों? अपनी ईगो में खीर छोड़ रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे खीर कितनी ज्यादा पसंद है, और देख मैं तुझसे अपनी खीर शेयर नहीं करने वाला हूँ, तो तुझे खाना है तो खा ले। आकाश ने यह कहा। सुमित, जो राधिका के सामने थोड़ी सी ईगो दिखा रहा था, अब खीर का मामला था। उसने सोचा, अब ईगो दिखाऊं या खीर को देखूं तो फिर उसके हाथ से खीर जाएंगी। तब सुमित ने सोचा, ईगो तो वो बाद में भी दिखा सकता है, फिलहाल खीर का मामला है, इसलिए उसने राधिका को रोकदार आवाज में रोका, रुको। और फिर उसने खीर की पूरी थाली ही अपने पास ले ली और बिना एक्सप्रेशन के बोला, जाओ अब यहाँ से। तब राधिका पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और मन में हंसते हुए बोली, खड़ूस कहीं का। वहीं अबीर सिंह राठौड़ भी उस वक्त खीर के छोटे छोटे बाइट ले रहा था, और प्रियंका तो आस्था के छांटे खाने के बाद कमरे में जाकर बैठ गई थी। उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। तभी दादाजी ने सबकी ओर देखकर कहा, अच्छा बच्चों, अब क्योंकि बहन जी की तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब हम सबको वापस से शहर चले जाना चाहिए और उनके अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। दादाजी ने यह कहा तो आस्था की आंखों में मायूसी आ गई और लड़खड़ाती जुबान से बोली, लेकिन दादाजी, आज से ठीक 3 दिन के बाद मेरे माता पिता की बरसी है, ऐसे में हम शहर कैसे जा सकते हैं? आस्था ने यह कहा तो सब लोग आस्था की ओर देखने लगे। तभी ध्रुव और रश्मि आगे आए और बात संभालते हुए बोले, दादाजी, आप नानी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग है ना, हम संभाल लेंगे। और वैसे भी हम पहले ही अपने मेडिकल किट का सब सामान अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि ना जाने कब कहाँ इमरजेंसी आ जाए। इसलिए मैं तो खास कर अपना सब सामान अपने साथ ही रखती हूँ, और ध्रुव भी ऐसा ही था, सब सामान उसके पास अवेलेबल रहता था। तो आप क्यों परेशान होते हैं? हम है ना यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए। रश्मि और ध्रुव ने यह कहा तो सब लोग थोड़ा सा बेहतर फील करने लगे। वहीं अरमान बोला कि हम 15 दिन के लिए गांव की ट्रिप पर आए हैं, अब तो हम 15 दिनों के बाद ही यहाँ से जाएंगे।
अरमान एक टक यह बात कहकर वहां से चला गया। तभी वहां किसी और की आवाज आई। वो थी वंशिका। रौनक ने वंशिका से वादा ले लिया था कि वो हर रोज गांव उनके साथ ही घूमने के लिए जाया करेगी। इसीलिए वंशिका रात को तो काका काकी के घर रुकी थी और अगली सुबह तैयार होकर वो एक बार फिर से शारदा महल में आ गई थी। वहां जाकर उसने रौनक को कंग्रेचुलेशन किया क्योंकि वो भी सबकी बातें सुन चुकी थी। अब रौनक ने भी वंशिका को गले से लगा लिया। वहीं ध्रुव वंशिका के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और खुद उसे अपने हाथ से खीर का कटोरा देते हुए बोला, वंशिका जी, आप भी अपना मुंह मीठा कीजिए ना। वैसे तो आप इतनी प्रिटी हैं। वंशिका को देखकर ही ध्रुव को ऐसा लगता था कि ना जाने ये कितनी टेस्टी होगी, जैसे किसी डिश को देखकर मुंह में पानी आता है। इस तरह से ध्रुव के मुंह में वंशिका को देखकर पानी आता था। वंशिका ने ध्रुव के हाथ से कटोरा ले लिया और वह खीर खाने लगी, क्योंकि जब से उसे ध्रुव के बारे में पता चला था कि ध्रुव असल में कौन है, तब से ध्रुव को देखने का नजरिया उसका भी बदल चुका था। लेकिन साथ ही साथ वो जिस मकसद के लिए वहां आई थी, उस मकसद को वो इतनी आसानी से नहीं भूल सकती थी। रश्मि और ध्रुव ने दादाजी की टेंशन भी दूर कर दी थी, इसलिए दादाजी ने डिसीजन लिया था कि जब तक शारदा जी ठीक नहीं हो जाती वह उनके आसपास ही रहेंगे। साथ ही साथ 24 घंटे उनके सेवा में किसी न किसी को नियुक्त कर देंगे। सब बच्चों को बता दिया था कि वह सब लोग गांव घूमने के लिए जा सकते हैं। नानी माँ की वो बिल्कुल भी फिक्र न करें, वह उनका ख्याल रखेंगे। अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो वो उन्हें फोन पर बुला लेंगे, क्योंकि गांव में मोस्टली नेटवर्क बहुत कम थे, तो किसी के फोन ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। सबके फोन ऑलमोस्ट बंद ही पड़े हुए थे। लेकिन तब आकाश सुमित ने समझदारी दिखाते हुए गांव के लोगों से पूछताछ करके इस बात के बारे में पता लगवा लिया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा नेटवर्क चलता है और कौन सा नेटवर्क ज्यादा आस पास लगा हुआ है। तो उसी के रिकॉर्डिंग उन्होंने वही सिम कार्ड खरीद लिया था और अब वो आसानी से एक दूसरे को फोन कॉल्स पर भी कनेक्ट हो सकते थे। दादाजी के इस तरह से कहने पर आस्था शांत स्वर में बोली, दादाजी, हम भी नानी माँ के साथ ही रुकेंगे, हमारा भी कहीं जाने का कोई मन नहीं है। तब रश्मि, राधिका और वंशिका तीनों एक साथ उसे समझाते हुए बोली, लेकिन यह गांव तो आपका है ना, और आप अगर इस गांव में हमें नहीं घुमाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ क्या चीज है क्या नहीं, और आपके बिना क्या मजा आएगा। आस्था सबकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो यह भी जानती थी कि गांव में आने का शायद फिर से उन्हें यह मौका न मिले। तो इसलिए आस्था ने गहरी सांस ली थी और बारी बारी से सबकी ओर देखा था और सोचने लगी थी कि वह इस तरह से सबके साथ अन्याय नहीं कर सकती। सब लोग कुछ दिनों के लिए गांव में हंसी मजाक मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, और अगर इस तरह से आस्था उनके साथ नहीं जाएगी तो उन लोगों को कैसा लगेगा। इसलिए आस्था ने लास्ट में अरमान की ओर देखा था, जो कि वापस तैयार होकर वहां मौजूद था, जिसे देखकर सबको पता चल रहा था कि वह आस्था और बाकी सबको लेकर घूमने जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तब आस्था मन ही मन में बोले थी, वैसे भी हमें उनके साथ जरूर जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चेपन में ये लोग फिर से पिशाच वाले पेड़ के पास चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो शायद इस बार किसी और पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। आस्था के दिमाग से पिशाच की कहानी निकल ही नहीं रही थी और उसे इस बात का पूरा पूरा यकीन हो चुका था कि नानी माँ पर जो हमला हुआ है वह पिशाच नहीं किया है। इसीलिए आस्था नहीं चाहती थी कि कोई भी उस विश्वास भरी जगह पर जाए या उसके बारे में इतनी सी भी बात करे। इसीलिए आस्था ने डिसीजन लिया कि वह इन लोगों के साथ जाएगी और सबको सेफली साथ लेकर आएगी। और वैसे भी दादाजी तो घर पर रुके ही रहे थे और उन्होंने डिसीजन लिया था कि वह नानी माँ के साथ ही रहेंगे, तो कोई खतरे वाली बात नहीं थी। और अरमान ने अपने कुछ बॉडीगार्ड भी वहां छोड़ दिए थे। साथ ही 24 घंटे नजर रखने के लिए उसने एक अलग तरह के गार्ड को लगा दिया था, क्योंकि प्रियंका पर उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। फिलहाल आस्था ने उन्हें उदास मन से कहा, ठीक है, आप लोग परेशान मत हो, हम आप लोगों के साथ जरूर चलेंगे, हम चेंज करके आते हैं। ऐसे बोलकर आस्था वहां से चली गई थी। वहीं अरमान भी अब आस्था के ठीक पीछे पीछे जाने लगा था, क्योंकि आस्था का मूड अभी भी खराब था और आस्था को बिल्कुल भी अरमान इस तरह से उदास नहीं देख सकता था। इसीलिए जैसे ही आस्था अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर उसने सीधा बाथरूम का रुख किया। केवल आस्था का ही कमरा था जिसमें बाथरूम अटैच था, और अब आस्था बाथरूम में जाकर सीधा फ्रेश होने लगी थी। ठंडा ठंडा पानी आस्था के जिस्म पर जैसे जैसे बह रहा था। आस्था को अलग लेवल का सुकून मिल रहा था, और कितनी ही देर तक ठंडे पानी का आनंद लेने के बाद उसने अपने आप को एक नजर भरकर आईने में देखा था। हल्का हल्का उसका बेबी बम्प अब दिखाई देने लगा था। अचानक आस्था ने अपने पेट पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा था और हल्का हल्का मुस्कुरा दी थी। फिलहाल उसने गहरी सांस ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पूरे परिवार को सही सलामत इस गांव से वापस लेकर जाएंगे, और जितना हो सकेगा उस गांव में अब हम वापस नहीं आएंगे। भले ही इस गांव के साथ हमारे कितने ही यादें क्यों ना जुड़ी हों, लेकिन जब तक प्रसाद इस गांव में रहेगा हम यहाँ किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं इस सोच के साथ आस्था गहरी सांस लेने लगी थी। फिलहाल अच्छे से खुद को टॉवल से क्लीन करने के बाद आस्था ने ध्यान दिया कि वह पहनेगी क्या, क्योंकि आस्था बाथरूम में अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। आस्था ने सोचा कि वो बाथरोब पहनकर कपड़े लेकर आ जाएगी और बाथरूम में चेंज कर लेगी। तो ये सोचते हुए आस्था ने शावर लेने के बाद अपने गीले बालों को खुला छोड़ दिया था, और बाथरोब पहनकर जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि अरमान बेड पर बैठा हुआ बाथरूम की तरफ ही देख रहा था। अब आस्था अरमान को इस तरह से अपने सामने देखकर थोड़ा सा शर्मा गई थी। अरबाज अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिया आस्था को ही देख रहा था, और तभी अचानक आस्था ने शावर लेने के बाद अपने गीले बालों को खुला छोड़ दिया था, और बाथरूम पहनकर जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि अरमान बेड पर बैठा हुआ बाथरूम की तरफ ही देख रहा था। अब आस्था अरमान को इस तरह से अपने सामने देखकर थोड़ा सा शर्मा गई थी। वहीं अरमान तुरंत खड़ा हुआ और आस्था के गीले बालों को थोड़ा सा झटकते हुए बोला,
इस तरह से शर्माने की क्या जरूरत है? वाइफी, अगर आपको किसी सामान की जरूरत थी आप मुझे बता सकती थी। कपड़े तो मैं भी बाथरूम में लेकर आ सकता था। तब आस्था ने देखा कि इस वक्त आस्था के इनरवियर भी अरमान के हाथों में थे। तो आस्था को काफी ज्यादा शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी और वो मन में सोच रही थी कि उसे इस तरह से खुले में अपने कपड़े रखने की क्या जरूरत थी। इस वक्त उसके लिए काफी ज्यादा एक्वर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन अरमान आस्था का इस तरह से शर्माना एंजॉय करने लगा था और अचानक अरमान ने आस्था के कंधे पर अपने होठों को रख दिया था। वहां पर किस करने लगा था। अरमान के प्यार पर आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तब अरमान बच्चे ही सेडक्टिव वॉइस में आस्था के कान के पास जाकर बोला, क्या हम बाथरूम में चले? तब आस्था ने तुरंत मौका देखकर अरमान के हाथों से अपने कपड़े छीन लिए थे और दोनों तरफ गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें हमारा बाहर इंतजार कीजिए, हमारा रहना चेंज करके। ऐसे बोलकर आस्था तो जल्दी ही बाथरूम में घुस गई थी। तब अरमान आस्था की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना ना रह सका और जल्दी ही आस्था चेंज करके जैसे ही बाहर आई, अरमान बड्डे ही प्यार से आस्था को देख रहा था। आस्था बड्डे ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। इनफैक्ट आज से जो थोड़ी देर पहले उदास उदास सी महसूस कर रही थी, अरमान के प्यार से उसकी उदासी काफी हद तक कम सी हो गई थी। तब अरमान ने आस्था के गाल को बड़े ही प्यार से छूते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पति अरमान सिंघानिया है, वो सब देख लेगा। तब आस्था ने मुस्कुराकर अरमान के सीने पर अपना सर रख दिया था और कुछ देर आंखें बंद करके खुद को एनर्जी देने लगी थी। आस्था को लगने लगा था कि उसकी एनर्जी उसके हस्बैंड मिस्टर अरमान सिंघानिया से है और अरमान ही उसका सुकून है। वहीं वंशिका जलती हुई आंखों से अरमान और आस्था दोनों को देख रही थी, क्योंकि जब अरमान आस्था के पीछे पीछे गया था तब क्योंकि अरमान ने खीर नहीं खाई थी और सारी खीर की ट्रे सुमित ने अपने पास रख ली थी। तब राधिका फिर एक बार और खीर लेकर आ गई थी तो उसने पूछा, अरमान भाई कहाँ गए? तब वंशिका बोली, वह शायद उस साइड गए हैं, आप मुझे दे दीजिए, मैं देकर आती हूँ मिस्टर सिंघानिया को खीर। कहीं ना कहीं वंशिका खीर के बहाने अरमान के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहती थी कि अरमान कब क्या करता है, कहाँ जाता है। तो वह आस्था अरमान के कमरे के बाहर आ गई थी और उसने अरमान और आस्था दोनों को एक साथ गले से लगे हुए देख लिया था। तब वंशिका अरमान को गुस्से से देखते हुए बोली, बस कुछ दिन और मिस्टर अरमान सिंघानिया, कुछ दिन और जियो अपनी बीवी के साथ, उसके बाद तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। यह कहते हुए वंशिका बड़ी खतरनाक लग रही थी। तभी आस्था की नजर दरवाजे पर खड़ी हुई वंशिका पर पड़ती है और जल्दी से अरमान से अलग हटकर खड़ी हो गई थी और वंशिका की ओर देखते हुए बोली, वंशिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, आओ ना अंदर आओ। तब आस्था की आवाज सुनकर वंशिका अपने प्लानिंग से बाहर आई और फटाफट से आस्था अरमान के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, ये खीर राधिका दीदी ने आप लोगों के लिए भेजी है। आस्था ने तुरंत वंशिका की लाई हुई खीर ले ली थी, लेकिन अरमान ने खीर खाने से मना कर दिया था। तब वंशिका ने एक नजर आस्था अरमान की ओर देखते हुए कहा, मैं चलती हूँ। और जल्दी ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो वहां से चली भी गई थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती, उसका चेहरा एक बार फिर से डार्क हो गया था। वहीं अरमान सिंघानिया बत्ती ही अजीब नजरों से वंशिका को देख रहा था, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने अपनी जिंदगी का कितना सारा हिस्सा लोगों को समझने बुझने में ही गुजारा था। लेकिन वंशिका को देखकर उसे अजीब सी नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही थी। फिलहाल के लिए उसने इस बात को छोड़ दिया था और आस्था से बोला कि वह तैयार हो जाए। आज फिर वो लोग गांव घूमने के लिए चल रहे हैं। तो वहीं आस्था तो ऑलरेडी तैयार ही थी। अब सब लोग एक साथ फिर से जमा हो गए थे। इस बार उन्होंने 2 टांगों की जुगाड़ किया था और सभी शहरी लोग उसमें बैठकर जाने लगे थे। अब ध्रुव, वंशिका, रौनक, आहान, साथ साथ एंजेल, अविनाश इस वक्त एक ही बग्घी में थे और अरमान, आकाश, सुमित, राधिका और आस्था साथ साथ रश्मि, वेल तीनों कपल अलग अलग बग्घी में थे। लेकिन जैसे ही आस्था एक जगह से गुजरी तो उसकी नजर एक खाली जगह पर पड़ी जहां पर ट्रैक्टर से कुछ काम हो रहा था। अब जैसे ही आस्था ने ट्रैक्टर देखा और वहां पर यह देखा कि उसे वक्त लोग अपने खाली पड़े जमीन में गन्ना बो रहे थे, अब तो आस्था खुशी से एक्साइटमेंट से चीख पड़ी और अरमान की ओर देखकर बोली, अरमान जी वो देखो ना, खेतों में गन्ना उगाया जा रहा है, प्लीज प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आता है गन्ना उगाने में और कितने दिन से मैंने ट्रैक्टर की सवारी भी नहीं की, प्लीज प्लीज चलिए ना। अब जैसे ही आस्था ने बच्चों के जैसी जिद की, सब लोग आंखों में प्यार लिए आस्था को देखने लगे थे। वहीं आहान और ध्रुव भी एक्साइटेड होकर बोले थे, अरे वाह भाभी, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है और क्या बात है, गन्ना इस तरह से होता है और इसके क्या फायदे हैं। तब आस्था जल्दी से बोली थी, आपको पता है जो आप लोग गुड़ शक्कर चीनी खाते हो वो सब यहीं से तो आता है, इसी तरह से तो उगाया जाता है। जल्दी ही चटर पटर आवाज में आस्था ने गन्ने की पूरी हिस्ट्री खोलकर रख दी। अब तो आहान और ध्रुव आंखों में चमक लिए अरमान की ओर देखकर बोल, भाई आप चाहे कुछ भी बोलो लेकिन हम नहीं रुकने वाले, हम तो जा रहे हैं गन्ना उगाने के लिए। अरे भाई, हम लोग इतने सालों से चीनी शक्कर खाते हुए आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी उनको थोड़ा सा रिटर्न करें। कहीं अगर गन्ना बुरा मान गया तो कहीं मुझे अरमान भाई की तरह कर कड़वी कॉफी पीनी पड़ेगी। नहीं नहीं। अब जैसे ही आहान ने मुंह बनाते हुए ये कहा, सब के सब मुस्कुरा दिए थे। वही अरमान घुरकर आहान को देखने लगा था। वही आहान जल्दी से बोला था, अरमान भाई प्लीज प्लीज गुस्सा मत होइएगा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें भी गन्ना उगाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये बोलकर जल्दी ही वो लोग तांगा से उतर गए और आस्था भी अरमान की ओर बेचारी की नजरों से देखने लगी और बोली थी, ओह हम समझ गए कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं। अरे आपने तो एक से बढ़कर एक बड़ी से बड़ी गाड़ियां चलाई हैं, भला आपसे ट्रैक्टर कहां से चलेगा। जैसे ही आस्था ने ये बोला, सुमित, आकाश सबके सब मुंह खोलकर आस्था की ओर देखने लगे थे।
क्योंकि सिर्फ आस्था में ही इतनी हिम्मत थी जो कि अरमान सिंघानिया को कुछ भी कहने का दम और टैलेंट दोनों ही रखती थी। फिलहाल अब आस्था की बात सुनकर अरमान जोश में आ गया था और फटाफट से आस्था को उसने तुरंत तांगे में से गोद में उठा लिया था और आहान और ध्रुव तो गन्ना लगाने खेत में लग गए थे। वहीं सबके सब मुस्कुराकर एक तरफ उन लोगों को देखने लगे थे। अरमान ने जल्दी ही ट्रैक्टर वाले की ओर देखा था। अब ट्रैक्टर वाले को देखकर आस्था तुरंत बोली थी, अरे रमेश भैया, ये हमारे हस्बैंड हैं और हम उनके साथ ट्रैक्टर की सवारी करना चाहते हैं। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए अपना ट्रैक्टर दे दीजिए ना। जैसे ही आस्था ने रिक्वेस्ट की, अरमान तुरंत आस्था के कानों में सरगोशी करते हुए बोला था, आप चाहे तो मैं बंदूक की नोक पर भी उससे ट्रैक्टर ले सकता हूँ। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था ने तुरंत अरमान के सीने में अपना सर छुपा लिया था और बोली थी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मरवाएंगे क्या? ये हमारा गांव है और अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो सब लोग क्या सोचेंगे कि हमारा पति कोई चोर उचक्का है? नहीं नहीं, हम ये सब नहीं सुन सकते हैं। प्लीज प्लीज हमें अपने तरीके से लेने दीजिए। वहीं रमेश तुरंत ट्रैक्टर पर से नीचे उतर गया और आस्था को देखकर बोला था, अरे आस्था, तुम ये सब तुम्हारे जानने वाले हैं? तब आस्था ने प्यारी सी शक्ल बनाकर कहा था, हाँ रमेश भैया, ये सब हमारे दोस्त और हमारा परिवार है। ये हमारे पति हैं और आपको तो पता है कितने दिनों से हमने ट्रैक्टर की सवारी नहीं की, तो बस हम वही ट्रैक्टर की सवारी करना चाहते हैं। अब ये बोलकर आस्था रमेश की ओर देखने लगी थी और रमेश ने जल्दी अपने ट्रैक्टर की चाबियां आस्था को पकड़ा दी थी और बोला था, हाँ ठीक है, क्यों नहीं। ये शहरी मेहमानों को ट्रैक्टर की सैर करवाओ, वैसे भी शहरी लोग हैं, इन्होंने कहाँ ट्रैक्टर वगैरह देखे होंगे। ये बोलकर रमेश मुस्कुरा दिया था, लेकिन अरमान अब रमेश की बातों का तंज समझते हुए तुरंत ही गुस्से में आ गया और ट्रैक्टर की चाबी हाथ में लेकर फटाफट से उसने आस्था को उसमें बैठने का इशारा किया और जल्दी ही अरमान ने फुल स्पीड से ट्रैक्टर पूरे के पूरे ग्राउंड में चलाना शुरू कर दिया था। और अरमान की ट्रैक्टर चलाने की स्किल देखकर सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी, क्योंकि अरमान किसी प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह लग रहा था। ऐसा उसे देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि वह पहली बार ट्रैक्टर चला रहा है। वहीं अरमान को इस तरह से बेबाकी से ट्रैक्टर चलाते हुए देखकर आहान ध्रुव से बोला था, भाई ये सब क्या हो रहा है? मैंने अरमान भाई को आज तक खुद से अपनी गाड़ी भी सही से ड्राइव करते हुए नहीं देखा। उसकी गाड़ी भी ड्राइवर ही ड्राइव करते हैं, लेकिन ये क्या? अरमान भाई तो यहाँ इस तरह से ट्रैक्टर चला रहे हैं मानो कि वह किसी ट्रैक्टर की रेस में आए हो और वह बस हर हाल में जीतना चाहते हो। वहीं आस्था तो खुशी से चीख पड़ी थी और जल्दी से अरमान के गले में बाहें डालकर बोली थी, वाह अरमान जी, ये हमारी बेस्ट राइड है, सच में मजा आ गया। ये बोलकर आस्था खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वहीं वंशिका आस्था को मुस्कुराते हुए देखकर खुश भी हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बस कुछ दिन और तुम इस तरह से खुशियां मना लो आस्था, और मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। फिलहाल अब ट्रैक्टर की सवारी करने के बाद आस्था ने अरमान को ट्रैक्टर रोकने के लिए बोल दिया था और बोली थी कि उसका सर अब घूम रहा है, वह ज्यादा देर ट्रैक्टर की सवारी नहीं कर सकती है। आस्था की बात सुनकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी ही फटाफट उसने ट्रैक्टर रोक दिया था और कुछ देर तक सब लोगों ने गन्ना किस तरह से जमीन में बोते हैं ये सब चीज देखी थी और आहान ध्रुव ने अच्छे से अपने कैमरे में उन्हें कैद कर लिया था और फिर जल्दी ही वो लोग वहाँ से आगे बढ़ चले थे। इस बार आस्था उन्हें गांव का दूसरा छोर दिखाने गई थी। वहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत सा तालाब था, घने घने पिद्दत थे जहाँ पर पंछी चहक रहे थे। कई जगह तो बटरफ्लाई उड़ती रही थी। सब लज्जकियां बटरफ्लाई को देखकर एकदम से चीखने लगी थी और बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करने लगी थी। आहान सारी यादें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वापस शहर लौट के बाद उन सभी यादों को देख सके। वहीं ध्रुव बार बार वंशिका के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों के बीच में हल्का फुल्का बीच बीच में टच हो रहा था और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वंशिका का इस बीच पूरा ध्यान अरमान पर था। वो मौका देख रही थी कि अरमान ऐसी ट्रिप पर कहीं ना कहीं अकेला हो और वह मौका देखकर उसकी जान ले ले, क्योंकि वंशिका ने अपने साथ एक इतना खतरनाक इंजेक्शन कैरी किया था कि अगर वह इंजेक्शन अरमान को लगा देती है तो अरमान की जान पल भर में ही चली जाएगी। आखिरकार वंशिका मेडिकल लाइन में थी। फिलहाल भले ही उसने कॉलेज लेट ज्वाइन किया था, लेकिन अच्छी तरह से वो सारी चीजों की तहकीकात कर चुकी थी कि कौन सा चीज कौन सी है, क्या लोगों को नुकसान दे सकता है, क्या नहीं। बस वह इस ट्रिप पर अरमान के अकेला होने का इंतजार कर रही थी। वंशिका जानती थी कि अरमान कितना ज्यादा ताकतवर है, कितना ज्यादा हट्टा कट्टा है। वंशिका जैसी मामूली सी नाजुक लड़ाकी अरमान का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसे धोखे से ही अरमान की जान लेनी थी। इस बीच वह अपना बैग अपने साथ कैरी करके रखे हुए थी। 1 मिनट के लिए भी उसने अपना बैग खुद से अलग नहीं किया था। साथ ही साथ वो एक फाइल हाथ में पकड़ते हुए थी और गांव के लोगों पर जो कुछ भी उसे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था वह लिखते भी जा रही थी। गांव के जंगल और साथ ही साथ हरा भरा इलाका और वगैरह देखने के बाद सबके सब तालाब के पास आए थे और लड्डकियां तो पैर लटकाकर तालाब के ठंडे ठंडे पानी में बैठ गई थी, क्योंकि तालाब में उस वक्त बत्ती ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मछलियां थी जो उनके पैरों को छू रही थी। तो सभी बहुत ज्यादा खुशी से चीख बजाती। वहीं आहान रौनक के चेहरे की खुशी को देख रहा था। रौनक को देखकर ऐसा लग रहा था कि रौनक अपने सारे दुख दर्द सब कुछ भूल गई है। रौनक एक बार फिर अपनी जिंदगी की तरफ लौट गई थी। सब कुछ एकदम खुशी खुशी और हैप्पी हैप्पी सा लग रहा था। इस बीच एंजेल थोड़ी उदास थी, लेकिन राधिका के साथ उसकी अच्छी खासी बॉन्डेड हो गई थी और राधिका के साथ अच्छे से अपना टाइम पास कर रही थी। अब रौनक को एक शरारत सूझी और उसने आहान की ओर देखकर कहा, अच्छा छछूंदर, क्या तुम तालाब में से मछली पकड़ कर ला सकते हो? अब जैसे ही रौनक ने यह कहा, आहान उसकी ओर देखकर हंसते हुए बोला, अच्छा इसमें क्या बड़ी बात है? अरे मैं तो अभी गांव में मछुआरों को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों।
प्लीज लाइक शेयर कमेंट क्रिएट। बाग के किनारे बैठ गया था। उसने उसकी ओर घूरकर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अरे मेरा नाम आहान सिंघानिया है और शायद तुम भूल रही हो कि मेरा पूरा 36 इंच का डोला है। मैं हर एक काम खुद कर सकता हूँ, समझी? तभी रौनक ने आहान की ओर देखकर मुंह फेरते हुए कहा, अच्छा तो उस ओर देखना। आहान ने दूसरी तरफ